बदला लेने के लिए कोई कितना इंतजार कर सकता है? 5 साल? 10 साल? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए पूरे 21 साल इंतजार किया। ये कहानी है शहीद उधम सिंह की। चलिए शुरू करते हैं। पूरे 21 सालों से मैं बदला लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम कर दिया है। सोचिए, इन शब्दों में कितनी ताकत है, कितना जुनून। ये शब्द थे उधम सिंह के, और यही वो प्रण था जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। तो इस कहानी का क्लाइमैक्स इसकी शुरुआत से 21 साल बाद लंदन के कैक्सटन हॉल में लिखा गया। तारीख थी 13 मार्च 1940। यही वो दिन था जब 21 साल पहले ली गई कसम पूरी होने वाली थी। तो उस दिन हुआ क्या था? माइकल ओडवायर एक पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे थे और भीड़ में बिल्कुल शांत बैठे थे उधम सिंह, अपनी किताब में एक रिवॉल्वर छिपाकर सही वक्त का इंतजार करते हुए। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, सिंह ने ओडवायर पर 2 गोलियां दाग दी, काम तमाम। और फिर भागने की कोई कोशिश नहीं, उन्होंने आराम से सरेंडर कर दिया। साफ था, ये गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। पर क्यों? इस क्यों का जवाब 21 साल पहले की एक कहानी में छुपा है। एक ऐसी घटना जिसने एक आम से लड़के को एक क्रांतिकारी बनाकर रख दिया। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। जगह अमृतसर, जलियांवाला बाग। तारीख 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। ये वो दिन था जिसने सिर्फ हिंदुस्तान के इतिहास को ही नहीं, बल्कि उधम सिंह की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कितने लोग? देखिए, ब्रिटिश सरकारी रिपोर्ट कहती है 379, लेकिन असली आंकड़ा 1000 से भी कहीं ज्यादा था। निहत्थे लोग जिनका कोई कसूर नहीं था। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये उस दिन हुई वहशत की गवाही हैं। तो आखिर हुआ क्या था वहां? सोचिए, लगभग 20,000 लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, सब शांतिपूर्ण तरीके से रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जमा हुए थे। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ आता है, बाहर निकलने का एक लौता रास्ता बंद कर देता है और फिर बिना कोई चेतावनी सीधा गोलियां चलाने का ऑर्डर दे देता है। और इस पूरे कत्लेआम को मंजूरी किसने दी? पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर ने। और उस भीड़ में एक 20 साल का नौजवान भी था, उधम सिंह। लोगों को पानी पिला रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से उस खूनी मंजर को देखा, लाशें, चीखें, वो दहशत। और उसी पल, उसी जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर उन्होंने कसम खाई, बदला लेने की कसम। तो उस दिन के बाद उधम सिंह सिर्फ एक गवाह नहीं रहे, वो एक क्रांतिकारी बन गए। और उनकी अगले 20 साल की जिंदगी इसी एक मकसद की तैयारी में गुजरी। उनकी जिंदगी को देखें तो 2 हिस्सों में साफ बंटी हुई दिखती है। 1919 से पहले वो शेर सिंह थे, एक अनाथ बच्चा जो सेंट्रल खालसा अनाथालय में पला बढ़ा। पर 1919 के उस दिन के बाद वो बन गए उधम सिंह, एक क्रांतिकारी जो भगत सिंह से बेहद प्रभावित थे। और अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना। उनका सफर कमाल का था। वो सिर्फ एक जगह टिके नहीं। 1920 में अफ्रीका गए, वहां से 1924 में अमेरिका पहुंचे और गदर पार्टी ज्वाइन की। फिर 1927 में भगत सिंह के बुलाने पर इंडिया वापस आए। पर आते ही उन्हें गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से निकलने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गए और फिर सालों की मेहनत के बाद 1934 में वो आखिरकार अपने मिशन के आखिरी पड़ाव लंदन पहुंच गए। एक क्रांतिकारी की जिंदगी आसान नहीं होती। उधम सिंह ने भी कई नाम बदले। जन्म का नाम था शेर सिंह, अनाथालय में नाम मिला उधम सिंह। अमेरिका और यूरोप में घूमने के लिए वो बन गए फ्रैंक ब्राजील। और आखिर में जब वो पकड़े गए तो उन्होंने अपना नाम रखा राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पूरा स्टेटमेंट था। तो अब कहानी आती है उस गिरफ्तारी के बाद के दौर पर, जब उनका असली इम्तिहान शुरू हुआ अदालत में। और वहां भी उनका हौसला टूटा नहीं। जेल में ट्रायल का इंतजार करते हुए भी वो चुप नहीं बैठे। ब्रिक्सटन प्रिजन में उन्होंने पूरे 42 दिन की भूख हड़ताल की। सोचिए, 42 दिन। उनका इरादा इतना मजबूत था कि अंग्रेजों को उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ा। ये जेल की दीवारों के अंदर से भी उनकी आज़ादी की ललकार थी। और अदालत में उनसे जब नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये नाम अपने आप में एक क्रांति था। राम हिंदू, मोहम्मद मुस्लिम
और सिंह सिख। तीनों धर्मों को एक साथ जोड़कर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर सीधा वार किया। और आखिर में आज़ाद यानी फ्रीडम, ये नाम उन्होंने अपनी बाह पर टैटू भी करवाया हुआ था। अदालत में उन्होंने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, मुझे मरने पर फक्र है क्योंकि मैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे जाने के बाद मेरे देश के हज़ारों लोग तुम गंदे कुत्तों को यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। इन शब्दों में डर का निशान तक नहीं था। उनके इस बयान से ब्रिटिश हुकूमत इतना डर गई कि जज ने फॉरेन प्रेस को ऑर्डर दिया कि इसका एक भी शब्द छपना नहीं चाहिए। वो उनकी आवाज़ को दबाना चाहते थे। जल्द ही उन्हें दोषी ठहराया गया और सजाए मौत सुना दी गई। लेकिन क्या उनकी आवाज़ दब गई? बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी तो यहाँ से एक नया मोड़ लेती है। देखते हैं कि वक्त के साथ उनकी विरासत कैसे बदली। वो दिन भी आ गया, 31 जुलाई 1940। पैंटनविल जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई और उनके जिस्म को वहीं जेल के कंपाउंड में ही दफना दिया गया ताकि उनकी कोई निशानी न बचे। शुरुआत में उनके इस कदम को लेकर सबकी राय एक जैसी नहीं थी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी निंदा की। गांधी जी ने तो इसे पागलपन तक कह दिया। लेकिन वक्त बदला और नजरिया भी। 1962 आते आते वही नेहरू जी थे जिन्होंने अपना बयान बदला और उधम सिंह को शहीद-ए-आज़म यानी महान शहीद कहकर सलाम किया। और ये सम्मान सिर्फ शब्दों तक नहीं रहा। कई सालों बाद 1974 में भारत सरकार की कोशिशों से उनकी अस्थियां इंग्लैंड से वापस लाई गई। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंची। उनका अंतिम संस्कार उनके गांव सुनाम में पूरे सम्मान के साथ किया गया और उनकी राख का एक हिस्सा आज भी उसी जलियांवाला बाग में रखा है। आज हम सब उन्हें शहीद-ए-आज़म उधम सिंह के नाम से जानते हैं। तो आखिर में वही सवाल, उधम सिंह एक हत्यारे थे या एक शहीद? उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि इतिहास को देखने का हर एक का अपना नजरिया होता है और उनकी जिंदगी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसाफ, देशभक्ति और विरोध के असली मायने क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।